सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज पहुंचे। पीएम मोदी संग मॉरिशस प्रधानमंत्री की होगी द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा। आज उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। वाराणसी में पीएम मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री की करेंगे मेजबानी। सांसद राहुल गांधी का रायबरेली दौरे का दूसरा दिन आज। दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे राहुल गांधी। हिंसा के बाद नेपाल में खुलने लगे एयरपोर्ट। नेपाल से भारत के लिए पहली उड़ान रवाना। 123 भारतीय 123 यात्री सवार। सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था में फिर बदलाव। दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ को मिली सुरक्षा की जिम्मेदारी। एडीआर ने 44 रीजनल पार्टियों की इनकम रिपोर्ट जारी की। 44 रीजनल पार्टियों को 2532 करोड़ की इनकम हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधा आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। गोरखपीठ के जो एक परंपरा है, उस परंपरा के जुड़े हुए दो ऐसे विशिष्ट पूज्य संत योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखपीठ की ओर से प्रतिवर्ष यह साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। समारोह के कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक जन जागरण तो होता ही है, लेकिन उन मूल्यों और उन मुद्दों को एक छूने का प्रयास इस अवसर पर होता है, जिसके लिए इन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। राष्ट्र जीवन से जुड़े हुए, समाज जीवन से जुड़े हुए, लोक जीवन से जुड़े हुए उन सभी मुद्दों को यहाँ पर प्रातःकालीन सत्र में विभिन्न प्रकार के संगोष्ठियों के माध्यम से और अपराह्न में ज्ञान यज्ञ की परंपरा में कथा आदि के आयोजन के साथ यह आयोजन आगे बढ़ता है और साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के इन सभी कार्यक्रमों को समेटे हुए आज यह कार्यक्रम अपने समारोह की ओर बढ़ रहा है। यद्यपि मुझे सबसे बाद में बोलना था, लेकिन मुझे अभी एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है। यह मंच और इस मंच पर बैठे हुए हमारे पूज्य संतजन, अन्य सम्मानित अतिथिगण और वक्तागण यहाँ पर अपनी बात को रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बाबा मस्तनाथ मठ हरियाणा के श्री महंत, पूर्व सांसद और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा से विधायक श्री महंत बालकनाथ जी महाराज, जगत गुरु श्री विष्णु संप्रदायाचार्य पूज्य स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, नेमी सारण्य से पधारे हमारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत
शेरनाथ जी महाराज, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य संतजन श्री महंत योगी देवनाथ जी, श्री महंत योगी जिताईनाथ जी, श्री महंत राजू दास जी, श्री महंत बलराम दास जी, श्री योगी बालनाथ जी, हरियाणा से ही पधारे पीर शेरनाथ जी, तपसी धाम बस्ती से पधारे श्री महंत जय बख्शदास जी, कनक भवन से पधारे श्री महंत राम बालक दास जी, पति आसबाद से पधारे श्री महंत योगी राजनाथ जी, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत राम लखन दास जी, वर्धा महाराष्ट्र से पधारे श्री महंत मुकेश नाथ जी, कर्नाटक से पधारे श्री महंत कमल चंद्र नाथ जी, और मंच पर उपस्थित हमारे महंत काशीनाथ जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, और उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी संस्थाओं के प्राचार्य, आचार्य और अन्य शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूज्य महाराज जी की आज 11वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए गोरक्षपीठ की ओर से, उससे संबद्ध संस्थाओं की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूज्य महाराज जी का सानिध्य गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को और देश भर के सनातन धर्मावलंबियों को बहुत नजदीक से मिला था। पूरा जीवन ही उन्होंने देश और धर्म के लिए समर्पित किया था। देश और धर्म के प्रति उनका जो भाव था वह अपने पूज्य गुरुदेव योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के ही उन मूल्यों और आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था, जिनके लिए महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने यावत जीवन संघर्ष किया था। और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के लिए ये दोनों संत जीवन पर्यंत लगे रहे। याद करिए, जब यह देश गुलाम था, 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना, और शिक्षा परिषद की स्थापना के पीछे का हेतु श्रेय लेने के लिए नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को देश धर्म के लिए, जिनका प्रथम योगदान है स्वदेश और स्वधर्म के लिए बलिदान क्या होता है, यह प्रेरणा हर भारतवासी को महाराणा प्रताप से होती है। तो महाराणा प्रताप के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके नाम पर उन्होंने पहली संस्था स्थापित की। फिर ये श्रृंखला आगे बढ़ती गई। महाराणा प्रताप कॉलेज बना, महाराणा प्रताप महिला कॉलेज बना, देश स्वतंत्र हुआ, गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, और पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हो। इस भाव के साथ तत्कालीन जब सरकार ने कहा कि भाई पैसा है नहीं, अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, जिस क्षेत्र के लोग उस समय की अनुसार उतनी प्रॉपर्टी उपलब्ध करवाएंगे, उस क्षेत्र में हम लोग विश्वविद्यालय बनाएंगे। तब कोई व्यक्ति सामने आया था, तो वह
महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज सामने आए थे और उन्होंने मंदिर से जुड़ी हुई 2 संस्थाएं, महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, प्रदेश सरकार को देकर के गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का शुभारंभ किया था। इसके बाद महिला शिक्षा को लेकर के, तकनीकी शिक्षा को लेकर के, आयुष की शिक्षा को लेकर के, एक संस्कृत की शिक्षा को लेकर के, यानी जीवन के हर एक पक्ष को लेकर के जहां यह अभियान चला रहा था, क्योंकि वो जानते थे किसी भी सभ्य समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हो सकती है, संस्कार युक्त शिक्षा ही हो सकती है। एक और इस पर ध्यान देना। दूसरी तरफ देश आजाद हुआ है तो आजाद भारत में आजादी के अनुरूप गुलामी के अंशों को समाप्त करने का भाव हर भारतवासी के मन में पैदा हो। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए उस यज्ञ में भी महंत दिग्विजय नाथ जी ने जो शुभारंभ किया था, उस यज्ञ में मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी महाराज 1983 से लेकर के 1983 में जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति बनाई तो 1983 से लेकर के जीवन पर्यंत यानी 2014 में जब तक उन्होंने उनका भौतिक शरीर था, राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में उस अभियान को भी उन्होंने अपने जीवन का एक मंत्र बनाया था। समाज को तोड़ने की वाली ताकतें लगातार काम कर रही हैं, इससे भी वे चिंतित रहते थे और इसके लिए यावत जीवन सामाजिक समरसता के लिए कार्य करना है, छूआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाना है, लगातार इन सभी के लिए कार्य करते रहे। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जो भारत के हित में हो, सनातन धर्म के हित में हो। और आचार्य द्वय महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और महंत अवेद्यनाथ जी महाराज का उसमें सक्रिय सहभागिता उस कार्य में न रही हो, ऐसा पक्ष देख पाना बहुत कठिन था। और उन स्थितियों में जब इस साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है तो गोरखपीठ प्रतिवर्ष अपने इन पूज्य संतों की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यहां पर साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित करती है। क्योंकि अगर हम सनातन धर्मावलंबी हैं तो रामायण में सनातन की जो परिभाषा कही गई है वह जब हनुमान जी में जाते हैं और मैनाक में काम करने के अपने को ऊपर करके खड़ा होता है कि आप इतनी लंबी छलांग लगाएं, ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं, कुछ देर विश्राम करिए। तो उस समय जो संवाद होता है तब सनातन धर्म की जो परिभाषा सामने आती है, यही बात कहते हैं कि कृति च प्रति कर्तव्य एष धर्म सनातन। यानी अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, उसके प्रति किए जाने वाले किसी भी प्रकार की कृतज्ञता, यही वास्तव में सनातन धर्म का पहला संस्कार है। और हम सब सनातन धर्मावलंबी इसीलिए इस पक्ष में दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता हो। इस आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रथम ये 15 तिथियां, ये पूरा ये कृष्ण पक्ष ही अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव के साथ हम उन्हें श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम करते हैं। एक तरफ पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्य, और यही कार्य हर सनातन धर्मावलंबी करता है। गोरखपीठ की परंपरा में इन दोनों पूज्य संतों ने, पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने आश्विन कृष्ण तृतीया को अपनी भौतिक देह को, उस नश्वर शरीर को त्यागा था 1969 में, और पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने अपने नश्काया को आश्विन कृष्ण चतुर्थी को 2014 में
अपनी भौतिक काया से मुक्त होकर के वे परम धाम की ओर प्रस्थान किए थे। और ये संजोग से वही पितृपक्ष का अवसर होता है जब पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ ही हम अपने दोनों पूज्य संतों के प्रति उनके सर्वांग उनके द्वारा जो मार्ग हमें दिखाया गया है, जीवन के उन सभी पक्षों को समेट करके संगोष्ठी और कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज पूज्य महाराज जी की पुण्यतिथि है। कल युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि थी। कल उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई थी। आज पूज्य महाराज जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर गोरखपीठ और गोरखपुर वासियों की ओर से, अपने पूरी परंपरा की ओर से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। कार्यक्रम 10 बजे से था, मौसम खराब हो रहा है और सबके बावजूद आप सब भी और पूज्य संतजन भी समय के 2 घंटे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित हो गए। तो इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ये हमारी प्रतिबद्धता है देश के लिए, समाज के लिए। और पूज्य महाराज जी के प्रति विनम्रता पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे क्योंकि मुझे एक आवश्यक कार्यक्रम से जाना है और कार्यक्रम के बाद प्रसाद पाकर के सभी लोग जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज। तो गोरखपुर में महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आज है, तो मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में पीएम मोदी मॉरिशस के पीएम की मेजबानी करेंगे। आपको बता दें, कल से वाराणसी के दौरे पर हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम। तो दोनों नेताओं के बीच वाराणसी में आज द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों देशों से हैं कई द्विपक्षीय समझौते। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी दोनों नेताओं के बीच बैठक और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हो सकते हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी, बैठक होगी और दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते इस दौरान माने जा रहे हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल से वाराणसी के दौरे पर हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री। तो आज दोनों नेताओं के बीच वाराणसी में द्विपक्षीय बैठक होगी और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते भी हो सकते हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रायबरेली से है, जहां राहुल गांधी के आगमन के दौरान विरोध का मामला। रायबरेली पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर यू टर्न लिया है। राहुल गांधी के आगमन के दौरान बीजेपी के विरोध का ये मामला है। रायबरेली पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर लिया यू टर्न। तो कल जारी प्रेस नोट में रूट डायवर्जन की बात कही गई थी। अब जारी किए गए प्रेस नोट में खंडन किया गया है, किसी भी प्रकार का नहीं किया गया रूट डायवर्जन। पुलिस की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है, कार्यकर्ताओं से किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं हुई है। साथ ही ये भी कहा गया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई है। तो राहुल गांधी के काफिले पर नहीं हुआ हमला, खबरों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना किया जाए। तो पुलिस की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में ये बातें कही गई हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए थे। मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर कई सवाल उठाए थे। तो रायबरेली पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मारपीट की, बीजेपी कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई। राहुल गांधी के आगमन को लेकर रूट डायवर्जन किया गया। मंत्री के आरोपों के बाद रायबरेली पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर ये बड़ी बातें कही गई। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने थाने में लिखित तहरीर दी। मंत्री दिनेश सिंह व उनके 20 से 50 समर्थकों ने गाड़ी पर हमला बोला। तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने हरचंदपुर थाने में लिखित तहरीर दी। पुलिस के साथ साथ मंत्री व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर भी सवाल उठाए। तो अब पुलिस ने प्रेस नोट के माध्यम से दोनों के आरोपों का खंडन किया है, यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के आरोपों का पुलिस की तरफ से खंडन किया गया है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए गए, उसके बाद आज पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर दोनों के आरोपों का खंडन किया है। पहली बार बिहार में मोदी जी की मां को गाली देने के बाद रायबरेली राहुल गांधी जी आए थे, जिन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिशोध हुआ। लोगों ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन दुख है, नाराजगी जाहिर करने के बाद, नाराजगी जाहिर के समय रायबरेली पुलिस के लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट भी की, झंडे छीन लिए, माइक छीन लिए। मुझे यह भी कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको है, उनको प्रोटोकॉल होना चाहिए जितना एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है, अथवा हो सकता है एलओपी को कुछ और मिलता हो, वो भी दे दिया जाए। आगे बढ़ते खबरों में रायबरेली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सुबह एनटीपीसी गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। तो पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। 12 बजे कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन पहुंचेंगे राहुल गांधी। तो दिशा की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे राहुल गांधी। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद के दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आए, जिनके दौरे का आज दूसरा दिन है। वहीं एनटीपीसी गेस्ट हाउस में आज जो है जनता दरबार लगाएंगे और जो कांग्रेस के नेता हैं वह पदाधिकारी हैं, उनके साथ एनटीपीसी गेस्ट हाउस में आज राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे रायबरेली जिले के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेंगे, जहां अनुश्रवण समिति की यानी कि दिशा की बैठक में राहुल गांधी भाग लेंगे। इस समय हम वही कलेक्ट्रेट परिसर में
मौजूद है, जहां दोपहर 12 बजे राहुल गांधी यहां पे पहुंचेंगे, जहां पे जनप्रतिनिधियों के साथ वह रायबरेली के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी यहाँ पे दोपहर 12 बजे आएंगे। उससे पहले यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो काफी तेज कर ली गई हैं। ये देख सकते हैं चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है, ताकि जो उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो सके। वहीं उनके आने को लेकर के, तैयारियों को लेकर के पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा। आपको बता दें कि ये दिशा की बैठक में रायबरेली में जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह होंगे, विधायक समाजवादी पार्टी के होंगे, कांग्रेस भाजपा के होंगे, और रायबरेली के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ जो है जिले के जिला अधिकारी होंगे, पुलिस अधीक्षक होंगे और सभी विभागों के आला अधिकारी यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि 4 महीने बाद ये दिशा की बैठक होने जा रही है। तो राहुल गांधी दिशा की बैठक में खुद अध्यक्षता करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। वही बताया जा रहा है कि राहुल गांधी दिशा की बैठक करने के बाद सड़क मार्ग होते हुए लखनऊ एयरपोर्ट जाएंगे, वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। तो देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर उन्नाव से है, जहां 24 घंटे के भीतर उन्नाव पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपए के 2 इनामिया लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से लूट के 1,50,000 रुपए, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि गंगा घाट पुलिस देर शाम लखापुर गांव के पास त्रिभुवन खेड़ा तिराहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की गई। वहीं रुकने के बजाय बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों आरोपियों के पैरों में लगी और वे मौके पर ही दबोच लिए गए। पूछताछ में दोनों की पहचान रामू पुत्र गुरु प्रसाद और राजू पुत्र हफीज के रूप में हुई है। बता दें कि दोनों रायबरेली के रहने वाले हैं और हाल ही में थाना गंगा घाट क्षेत्र के डॉक्टर कॉलोनी में घर में घुसकर महिलाओं को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की बात भी स्वीकार की है। घायल बदमाशों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। एक बाइक पर 2 संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा बाइक न रोक करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु CSC एडमिट करवाया गया। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ये दोनों अभियुक्त, जिसमें एक का नाम रामू जिला रायबरेली का रहने वाला था, दूसरा राजू पुत्र हफीज जो रायबरेली का रहने वाला था, उसमें ये दोनों अभियुक्त शामिल थे। और घटना में जो प्रयुक्त बाइक थी, जो CCTV के आधार पर जिसकी पहचान की गई थी, आज उस बाइक की भी बरामदगी हुई है। और अब खबर आगरा से है, जहां लोगों को जाम की समस्या से मुक्त कराने के लिए पुलिस अब लगातार नए नए प्रयास कर रही है। दरअसल आगरा में मेट्रो के काम के चलते जाम की समस्या चरम पर है, जिसके चलते अब पुलिस कमिश्नर ने ट्रैफिक पुलिस के साथ ही थाना पुलिस की भी ड्यूटी लगाई है। इसी सिलसिले में काम कुशलता की जांच करने DCP सिटी सड़क पर उतरे, जहां पर 3 दरोगा विवेक यादव, गौरव तेवतिया, धर्मेंद्र वर्मा अपनी ड्यूटी पर नहीं मिले, जिसके बाद DCP सिटी सोनम कुमार ने तीनों दरोगाओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। वहीं DCP की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय को निर्देश ये दिया है कि हम लोग जो सिविल पुलिस के जो दरोगा हैं, जो SHO हैं, वो भी ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालने में लगे। खासकर जो अभी क्राइसिस का टाइम है, क्योंकि बारिश काफ़ी हुई है और देश भर में कई जगहों पर इस तरह की समस्या आ रही है बारिश के पानी की वजह से। इसके अतिरिक्त आगरा में वैसे भी मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। इन सब कारणों से और समय समय पर यहाँ पे तरह तरह के जुलूस वगैरह भी, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, तो निकलते रहे। तो पुलिस आयुक्त महोदय का ये आदेश था, तो उस क्रम में हम लोगों ने ड्यूटियाँ लगाई थी। जो दरोगा हमें ड्यूटी पॉइंट पर नहीं मिल रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ। और अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बच्चों के आधार अपडेट के लिए चलेगा अभियान।
उत्तर प्रदेश में बच्चों के आधार अपडेट के लिए अभियान चलाया जाएगा। UIDAI ने शिक्षा विभाग, शिक्षा परिषद के सहयोग से इसका आगाज किया है। बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहयोग से आगाज किया। 5 से 15 साल की उम्र में आधार का बायोमेट्रिक अपडेट भी अनिवार्य है। तो प्रदेश भर में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। लखनऊ से खबर आपको बताएं, जिन बच्चों को अब तक अपडेट नहीं हुआ आधार कार्ड, उनको अपडेट कराना होगा। आधार अपडेट ना होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। स्कूलों के सहयोग से कराए जाएंगे बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट। तो UIDAI ने माता पिता से बच्चों का आधार समय पर अपडेट कराने की अपील की है। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इसी को लेकर प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। जिन बच्चों का अब तक आधार अपडेट नहीं हुआ है, अब उनको कराना होगा। आधार अपडेट ना होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो UIDAI ने माता पिता से बच्चों का आधार अपडेट कराने की अपील की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों के आधार अपडेट के लिए चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश में बच्चों के आधार अपडेट के लिए अभियान चलेगा। UIDAI ने शिक्षा विभाग, शिक्षा परिषद के सहयोग से इसका आगाज किया है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बदमाश की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम था। तो सलीमुद्दीन पर अलग अलग थानों में 13 मुकदमे दर्ज थे। गुलावटी थाना क्षेत्र में हुई बदमाश से मुठभेड़। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। इस बदमाश पर अलग अलग थानों में करीब 13 मुकदमे दर्ज थे। थाना गुलावटी पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। जब सिकंदराबाद अंडरपास के पास एक बाइक को रुकने का इशारा किया गया तो वो ग्राम नत्थुगढ़ी की तरफ भागने लगा। जब पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया तो पुलिस अपने आप को घिरता हुआ देख इसने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जिसकी पहचान सलीमुद्दीन उर्फ साहिल के रूप में हुई है। यह कंकड़ खेड़ा का रहने वाला है। उल्लेखनीय है कि ये विगत कुछ दिन पहले श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलंदशहर द्वारा इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। दिनांक 5 जुलाई 2025 को जो तिवतिया सिटी में जो ट्रांसफार्मर लूट की जो घटना हुई थी, उसमें यह थाना गुलावटी से वांछित भी था। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसको प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम विधायी कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र स्थित दादूपुर गांव में हुई रिकवरी एजेंट कुणाल शुक्ला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों विवेक सिंह निवासी दादूपुर और वसीम अली खान निवासी गाजीपुर हाल पता सरोजनी नगर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त निपुण अग्रवाल ने जानकारी दी कि 8 सितंबर की रात कुणाल शुक्ला की हत्या की गई थी। वो स्वास्तिक एसोसिएट्स में रिकवरी एजेंट के रूप में कार्यरत थे। उनके शव की बरामदगी के बाद मृतक के भाई की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विवेक और वसीम की संलिप्तता पाई गई है। पूछताछ में पता चला कि विवेक सिंह को शक था कि कुणाल का उसकी पत्नी से प्रेम संबंध है। साथ ही दोनों के बीच पैसों को लेकर भी विवाद चल रहा था और इसी रंजिश के चलते विवेक ने हत्या की साजिश रची। घटना वाले दिन उसने कुणाल को शराब पिलाकर बेहोश किया और रात करीब 9:30 बजे वसीम को बुलाकर कुणाल की लोहे के सब्बल से हत्या करवा दी। हत्या के बाद सब्बल को नजदीकी प्लॉट में और मोबाइल को नाले में फेंक दिया। वसीम ने कबूला कि उससे मकान बनवाने का लालच देकर हत्या के लिए उकसाया गया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना बंथरा पुलिस को सूचना मिलती है कि स्वास्तिक एसोसिएट्स नामक एक रिकवरी कंपनी है जो कि जो गाड़ियाँ लोन को डिफ़ॉल्ट करती है उनको जब्त करने का काम करती है। इसके ही कर्मचारी थे कुणाल शुक्ला, उनका शव इन्हीं के ऑफिस में मिला है। तो तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी एवं हमने परिजनों की तहरीर बेस में संगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया था और जो मेन अभियुक्त थे तो गिरफ्तार कर लिया। इसमें के दौरान हमको पता लगा कि विवेक सिंह जो कि एक स्वास्तिक एसोसिएट्स नामक कंपनी के ये जो ओनर थे ये, और साथ ही साथ वसीम अली खान
इनमें रोल पाया गया। मलिक खान ने बाद में बताया उन्हें विवेक सिंह के कहने पे एक सभा जाके उनका आगे बढ़ते खबरों में अब खबर अयोध्या से है, जहां नेपाल में भड़की हिंसा और उपद्रव के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसका असर अब उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं पर भी साफ नजर आ रहा है। अयोध्या से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले 9 श्रद्धालु नेपाल के हिल्सा में फंसे हुए हैं। ये सभी श्रद्धालु दर्शन कर वापसी की तैयारी में थे, लेकिन नेपाल में उपजे हालात के कारण रास्ते बंद हो गए। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं और अपने परिजनों से लगातार संपर्क में भी है। अयोध्या में उनके परिवारजन उनकी सलामती की दुआओं के साथ उनकी सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। हुए श्रद्धालुओं में सुशील राजपाल, चमन सिंह, मदन जायसवाल, विकास गुप्ता, रमाकांत यादव, शैलेंद्र अगहरी और अनूप कुमार सिंह, प्रकाश श्रीवास्तव और हरिश्याम त्रिपाठी शामिल हैं। श्रद्धालुओं के परिजनों ने अयोध्या के जिलाधिकारी से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है। तो वहाँ का मंजर कुछ बता। हाँ, बाकी ज्यादा कोई वार्ता नहीं हुई। वहीं चलो ना अकेले। ये यहाँ से 31 तारीख को गए थे सुशील राजपाल जी हमारे पुत्र हैं, और सवेरे प्रातःकाल निकले थे। ये उन्होंने कहा था कि 12 तारीख 11 तारीख को वापसी होगी। वहाँ से मानसरोवर यात्रा करने के लिए गए थे। अच्छा, तो उसके बाद भी बातचीत जी बराबर बात हो रही थी। जहाँ जहाँ पहुँच रहे थे वहाँ से वो फ़ोन कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कभी स्थान नहीं पूछा कि अब कहाँ पहुँचे हो, अब कहाँ पहुँचे हो। कल उन्होंने बताया था कि 7 किलोमीटर दूर है मानसरोवर से। तो उसके बाद कोई बातचीत? हाँ, उसके बाद से कोई बातचीत नहीं। कोई संपर्क हुआ वहाँ? नहीं, आज तो कोई संपर्क नहीं हुआ। कल ही बता रहे हैं 7 किलोमीटर था, उन्होंने यात्रा कंप्लीट कर लिया था। जो वहाँ हुआ है घटना, इसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी न हम लोगों ने पूछा न उन्होंने बताया। कुछ देर पहले जनपद के कुछ उद्यमी मेरे समक्ष आए थे और उनके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया कि उन्हीं के बीच से उनके साथी मानस सरोवर यात्रा, कैलाश मानस सरोवर यात्रा पे गए थे। कुल 9 लोग अयोध्या जनपद के गए हैं और कल जब नेपाल में हालात बिगड़े तो उसकी वजह से फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। यहाँ पर जो परिवार है वो अपने रिलेटिव्स के साथ जो नेपाल में फंसे हैं 9 लोग, उनके साथ टच में हैं और यद्यपि वो सेफ़ हैं परंतु जल्द से जल्द अपने देश वापस आना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं है। 31 तारीख को शाम को गए थे ये लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो वहाँ इस दौरान स्थिति कुछ नाजुक है? तो नहीं, वहाँ सब नॉर्मल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये तो 2 दिन पहले ही यहाँ पे नेपाल में जो दंगे शुरू हो गए उसकी वजह से ये लोग अपना तुरंत ही आ गए। वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आप लोग अपना आराम से टाइम से पहुँच जाइए, तो ये लोग बॉर्डर के पास ही पहुँच गए थे। हमारे बड़े भैया हैं प्रदीप कुमार गुप्ता जी, साथ में सभी लोग बड़े भैया भी लोग गए हैं साथ में, और लगभग 9 लोग फैजाबाद अयोध्या से गए हुए हैं दर्शन के लिए, जो कि लौटते वक्त नेपाल में हिंसा होने लगी जिस वजह से वह सब अभी आने में असमर्थ हैं। उनसे बातचीत हो रही है मगर वह अभी आ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आके मजिस्ट्रेट साहब और डीएम साहब से अपनी जी लास्ट बात आज सुबह मॉर्निंग हुई, व्हाट्सएप से हमारी बातचीत हो रही है। वो अभी सुरक्षित हैं और ठीक हैं, मगर हम लोग परिवार हमारा काफ़ी चिंतित है कि सभी लोग यथास्थान अपने घर पर आ जाएं। हमारे बड़े भाई 1 सितंबर को यहाँ से वाया नेपाल भैरवा होते हुए काठमांडू से होते हुए सिमीकोट से होते हुए हिल्सा से डाकलाकोट के बाद मानसरोवर के बाद कैलाश पर्वत की यात्रा करने के बाद कल मेरी रात को उनसे बात हुई। वो रात को डाकलाकोट से हिल्सा पहुँच गए और कल रात से वो हिल्सा पे हैं, तब से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। अभी मेरी दोपहर में बात हुई और वो वहाँ से कोई फ़्लाइटें वगैरह आने पे सब रोक दी गई है। वहाँ की हिंसा चल रही है, इस कारण वहाँ से आने में उन लोग समझ रहे असमर्थ हैं। वो लोग फ़िलहाल सुरक्षित हैं, रुके हुए, पर घर वाले परिवार वाले एकदम बेचैन हो चुके हैं। मेरे साथ
और भी लोग आए हुए हैं और परिवार के लोग हैं, उनके भी भाई बंधु गए हुए हैं, सबका बराबर फ़ोन आ रहा है। मेरी प्राथमिकता थी कि मेरे जिला अधिकारी हैं, अयोध्या के 9 लोग हैं, मेरा सोचना था कि संज्ञान में दे दूं, और जिला अधिकारी को मैंने अभी सूचित कर दिया। जिला अधिकारी ने कहा आप नोट कराइए, जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग वापसी बुला लें। सितंबर को अयोध्या से श्रद्धालुओं का एक जत्था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गया हुआ था, जो कि वहां से वापसी के दौरान नेपाल में हुई जो आगजनी और हिंसा हुई है उसके कारण अभी नेपाल भी फंसा हुआ है, जिसमें अयोध्या के 9 लोग शामिल हैं और उनको लेकर उनके परिवारजन काफी परेशान है। इसी को लेकर के आज उनके परिवारजनों ने अयोध्या के डीएम निखिल टीकाराम फुंडे से मुलाकात की और उनको सकुशल अयोध्या वापसी लाने के लिए अनुरोध किया। इसके साथ ही उनके परिवारजनों ने वहां के दूतावास में भी बात करने की कोशिश की और वहां पर फंसे हुए लोगों ने भी दूतावास में बात करने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित अयोध्या वापस लाया जाएगा। इसी तरह की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां जाजमऊ थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 6 साल की मासूम बच्ची को 2 नाबालिग किशोरों ने 5 रुपए का लालच देकर अपने साथ ले गए। इसके बाद दोनों आरोपियों, जिनकी उम्र सिर्फ 13 और 8 साल बताई जा रही है, बच्ची को एक बंद पड़े घर में ले गए और वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के रोने चीखने पर मामला सामने आया तो परिजनों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सूचना मिली थी कि एक बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। दोनों आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है, जांच जारी है। कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जाजमऊ में एक रेप की घटना नोट कराई गई। 6 साल की बच्चे के साथ 13 वर्ष के लड़के ने रेप किया है। सूचना पाते ही पुलिस वहां पहुंची है और बच्ची को उनके परिवार के साथ यहां काशीराम हॉस्पिटल लाया जा रहा है। उपचार चल रहा है और विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। और अब खबर सूरजपुर से है, जहां जिले के दूरस्थ क्षेत्र ओडगी ब्लॉक के लांजित स्थित चिटका डांड मार्ग पर बहने वाली बेलबारी नाला को स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आ रहे हैं। इस नाले में पानी के बहाव के कारण यहां के रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या उन नौनिहालों की है जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपना भविष्य गढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस शैक्षणिक समस्याओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। निश्चित ही इस समस्या का वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित हो सके। माध्यम से मुझे देखने को मिला और मामला जो है ओडगी ब्लॉक के लांजित के चिटका डांड मार्ग का है, जहां पे मैं भी देख रहा हूं कि बच्चे उस नाले को क्रॉस करके स्कूल आते हैं, जो कि बच्चों के सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है और उन बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बात कहाँ हो। और मैं समझता हूँ कि कल तक वैकल्पिक व्यवस्था कुछ न कुछ कर दी जाएगी, जिससे बच्चे सुरक्षित होकर अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे। और अब खबर सूरजपुर से है, जहां रिश्वत लेते भू अभिलेख का बाबू गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ने रिश्वत लेते के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़ित सौरभ से मांगी गई थी 10,000 रुपए की रिश्वत। तो कृषि भूमि का चौहदी नक्शा पास कराने को लेकर ये रिश्वत मांगी गई। सूरजपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाबू को पेशगी घूस देकर बाकी रकम देने से पहले शिकायत हुई। तो शिकायत पर बकाया रकम 6,000 रुपए लेते बाबू गिरफ्तार किया गया है। प्रताप नारायण यादव के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सूरजपुर से खबर आपको बता रहे हैं। रिश्वत लेते भू अभिलेख का बाबू गिरफ्तार किया गया।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां हाउस अरेस्ट हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। पुलिस ने अजय राय को हाउस अरेस्ट किया है। पीएम के विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी, तो वाराणसी में प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। प्रदेश अध्यक्ष का एक्स पोस्ट में हाउस अरेस्ट का दावा भी सामने आया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी और उससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हाउस अरेस्ट हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। आगे बढ़ते खबरों में। खबर रायपुर से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय पर्यटकों के प्रति गंभीर नजर आए हैं। नेपाल में मौजूद पर्यटकों के लिए प्रतिबद्धता जताई है। राज्य के नागरिकों को नेपाल में मुहैया होंगी सुरक्षा। तो सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। केंद्र सरकार सहित अधिकारियों से संपर्क है। सीएम ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया है। तो पर्यटकों की सकुशल छत्तीसगढ़ वापसी के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार सहित अधिकारियों से संपर्क किया। तो सीएम ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया है। पर्यटकों की सकुशल छत्तीसगढ़ वापसी के निर्देश दिए हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं और इसी को लेकर उनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट भी किया गया और वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि पर्यटकों की सकुशल छत्तीसगढ़ वापसी होगी और इसी को लेकर केंद्र सरकार और अधिकारियों से बातचीत भी की है। आगे बढ़ते खबरों में। खबर सूरजपुर से है। सूरजपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रिश्वत लेते भू अभिलेख का बाबू गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो पीड़ित सौरभ से मांगी गई थी 10,000 रुपए की रिश्वत। कृषि भूमि का जौहदी नक्शा देने को मांगी गई रिश्वत। बाबू को पेशगी घूस देकर बाकी रकम देने से पहले ये शिकायत हुई और शिकायत पर बकाया रकम 6,000 रुपए लेते हुए बाबू गिरफ्तार किया गया है। तो सूरजपुर से खबर आपको बता रहे हैं, प्रताप नारायण यादव के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मैं यहाँ मतलब ये जीवन खसरा के लिए लगाया था और अपना चौहदी नक्शा के लिए, जो मेरा ज़मीन था उसका तो मतलब पुराना मेरे को चौहदी चाहिए था। मतलब ये पारिवारिक बंटवारा के लिए है, घर में आपसी बंटवारे के लिए। तो उसके लिए मतलब यहाँ सर मतलब वो डिमांड किया पैसा का, तो इसकी शिकायत मैं सर ACB में किया हूँ। प्रमोद नारायण यादव को सर 10,000 मांगे थे, उसके बाद 8,000 में डील हुआ, उसके बाद सर मैं दिया उनको। देखिए, आज संयुक्त कार्यालय सूरजपुर में ACB की टीम के द्वारा ट्रैप कार्रवाई किया गया है। ACB को दिनांक 4/8 को एक शिकायत प्राप्त हुआ था खैराडी तहसील प्रतापपुर निवासी ग्रामीण सौरभ सिंह का, कि उसको अपने पुश्तैनी ज़मीन खैराडी में स्थित पुश्तैनी ज़मीन का पारिवारिक बंटवारा कराना है, जिसके लिए उसको चौहदी की आवश्यकता थी। उस चौहदी के प्रक्रिया के लिए वह भू अभिलेख शाखा में आया। भू अभिलेख शाखा में अनुरक्षक प्रमोद नारायण यादव से आकर मिला। प्रमोद नारायण यादव ने उससे उस दौरान 10,000 रुपये की मांग की थी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।